हेलो प्यारे बच्चों। तो हमारा क्विक रिवीजन का जो पहला सेशन है, इसमें पहली टॉपिक है दैट इज यूनिट मेजरमेंट इन डायमेंशंस का हम लोग फर्स्ट दैट इज फिजिकल क्वांटिटीज। और गाइज हम लोग देख सकते हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज बेसिकली इसकी डेफिनेशन जो होती है वो कई किताबों में अलग अलग लिखी है। मैं आपको सिंपलेस्ट तरीके से बताता हूँ। वो फिजिकल क्वांटिटीज या वो क्वांटिटीज जो फिजिक्स में इस्तेमाल होती है, ठीक है, इन्वॉल्व होती है फर्दर स्टडी के लिए, दैट इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज, विच मीन्स दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच आर यूज्ड इन फिजिक्स फॉर स्टडी पर्पस और एनीथिंग दैट इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। सो गाइज यहाँ पे जो फिजिकल क्वांटिटीज है बेसिकली उसको देख सकते हैं कि हमारे पास दो तरह के फिजिकल क्वांटिटीज है, दैट इज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज एंड डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। सो गाइस जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज होती है डज नॉट डिपेंड एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी, जो कि एक दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं करती है, वो क्वांटिटीज कहलाती है दैट इज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। और डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज का मतलब होता है कि वो क्वांटिटी जो कि फंडामेंटल के ऊपर निर्भर करती हो। दूसरे तरीकों में मैं कहूं तो वो फिजिकल क्वांटिटीज जो फंडामेंटल से मिलकर बनी होती है वो कहलाती है दैट इज योर डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है गाइस। सो जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, अगर मैं इसके टाइप्स की बात करूं कि ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज कितने टाइप्स के होते हैं, तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं देयर इज अ मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, करंट, इलेक्ट्रिसिटी एंड दैट इज अमाउंट ऑफ मैटर। देयर आर 7 टाइप्स ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। और जितने भी डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज हैं सब इनसे मिलके ही बनी है। ठीक है, तो बेसिकली इसके टाइप्स कितने हैं, दैट इज 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। अब हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं कि डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज कौन कौन से होते हैं। तो आप इन इन सातों को छोड़कर आप जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज सोच सकते हो दैट इज वो आपके पास क्या बनेंगे, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज बनेंगे। गाइस एक क्वांटिटी और होती है जो फंडामेंटल और डेराइव्ड के अलावा भी होती है, उसका नाम है कॉम्प्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज। कॉम्प्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज बेसिकली आपके सिलेबस में नहीं है, उसका एग्जाम से कुछ ज्यादा लेना देना नहीं है, इसलिए उसके बारे में डिस्कस कम कर रहे हैं। कॉम्प्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज बेसिकली सॉलिड जो प्लेन होता है, 3D ऑब्जेक्ट और 2D ऑब्जेक्ट के जो एंगल होते हैं बेसिकली उनको मेजर करने के लिए अपन इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना, जो सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सो कॉम्प्लीमेंट्री जो फिजिकल क्वांटिटीज होती है बेसिकली उसके बारे में मैंने अभी डिस्कस किया कि वो सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल को मेजर करने के लिए दैट इज इस्तेमाल किया जाता है। एक की यूनिट होती है रेडियन और दूसरी की होती है दैट इज स्टेरेडियन। ठीक है गाइस। सो रेडियन विच मीन्स जो प्लेन एंगल को मेजर करता है और स्टेरेडियन जो है सॉलिड एंगल को मेजर करता है। और हम लोग इस तरीके से देख सकते हैं। तो हमारे पास फंडामेंटल, डेराइव्ड और कॉम्प्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी 3 तरह के आते हैं। आपके एग्जाम में जो पूछा जाता है बेसिकली वो इन्हीं दोनों से पूछा जाता है और किसी से नहीं। सो गाइस अब हम आते हैं टॉपिक पे। जो डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज है बेसिकली आप इनको छोड़ के, ये जो 7 हैं इनको छोड़ के बाकी आप जितना भी फिजिकल क्वांटिटी सोच सकते हैं वो सब के सब जो डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज बनेंगे। एग्जाम्पल के रूप में मैं देख लेता हूं, देयर इज अ वर्क। वर्क जो है बेसिकली फंडामेंटल के ऊपर निर्भर करता है, इसलिए ये जो है कि डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज है। दूसरा आपके पास हो जाएगा देयर इज अ फोर्स। ठीक है गाइस, एक्चुअली ये हमारे पास फोर्स। नेक्स्ट आपके पास बन जाएगा गाइस वोल्टेज, वोल्टेज। ठीक है ना, उसी तरीके से ईटीसी, जितने भी आप फिजिकल क्वांटिटी सोच सकते हो जो कि इन सातों के अलावा हैं वो सब के सब डेराइव्ड होते हैं। अब गाइस एक चीज यहाँ पे और भी है कि हम लोग ये देख लेते हैं कि जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं इनके जो यूनिट्स होते हैं उन यूनिट्स को अपन कहते हैं फंडामेंटल यूनिट। ठीक है गाइस, तो फॉर एग्जांपल के तौर पे देख लेते हैं कि हमारे पास फंडामेंटल यूनिट्स हैं कौन कौन से। सो मास की यूनिट्स होती है देयर इज नथिंग केजी, लेंथ देयर इज अ मीटर, टाइम देयर इज अ सेकंड। हम लोग यहाँ पे जो भी यूनिट्स की बात करेंगे गाइस वो सब के सब यूनिट्स आपके एसआई यूनिट्स को रिप्रेजेंट करेंगे। हम लोग यहाँ एसआई यूनिट्स की बात करेंगे और एसआई यूनिट से ही हम फंडामेंटल जो क्वांटिटी होती है उनकी यूनिट्स को रिप्रेजेंट करेंगे। सो हमारे पास हो जाएगा टाइम का देयर इज अ सेकंड, टेम्परेचर का गाइस देयर इज अ केल्विन, ल्यूमिनस इंटेंसिटी गाइस देयर इज अ कैंडिला, और उसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी गाइस देयर इज अ एम्पियर, और अमाउंट ऑफ मैटर गाइस ये आपके पास हो जाएगा मोल। अब गाइस ये जो हमारे पास ये जो यूनिट्स बनी है, ये यूनिट्स कहलाती हैं गाइस दैट इज अ फंडामेंटल यूनिट्स। और ये जो क्वांटिटी है
ये कहलाता है आपके पास फंडामेंटल क्वांटिटी। अब इस यूनिट से मिलके जितना भी यूनिट्स बनी होगी सब कहलाएगी डेराइव्ड यूनिट। एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं, वर्क की यूनिट क्या होती है बच्चों, हमारे पास जूल। चलो जूल को तोड़ देता हूं, जूल को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देयर इज अ न्यूटन इनटू मीटर। न्यूटन मीटर को अब तोड़ेंगे तो न्यूटन को क्या लिख सकते हैं, देयर इज अ केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इनटू मीटर। अब गाइस अगर देख लेते हैं तो देयर इज अ केजी मीटर स्क्वायर अपॉन में क्या बन जाएगा, सेकेंड स्क्वायर। देखो बच्चों यहाँ पे देखो केजी इन्वॉल्व है कि नहीं, देखो यहाँ केजी इन्वॉल्व है। उसके बाद मीटर इन्वॉल्व है कि नहीं, मीटर इन्वॉल्व है। सेकंड इन्वॉल्व है कि नहीं, देखो सेकंड इन्वॉल्व है। तो बेसिकली ये पूरा का पूरा किसके बराबर है, जूल के। तो जूल हुआ कि नहीं, दैट इज डेराइव्ड यूनिट, क्योंकि इन्हीं फंडामेंटल के ऊपर तो निर्भर करता है। समझ में आई बातें। अब हम लोग देख लेते हैं कि वर्क जो डेराइव्ड क्वांटिटी कैसे हुआ, क्योंकि वो मास लेंथ और टाइम के ऊपर ही तो निर्भर कर रहा है। देयर इज अ मास लेंथ और टाइम, इसीलिए वो आपके पास जो क्वांटिटी है वो डेराइव्ड क्वांटिटी है। अब हम अगला देख लेते हैं कि जो मेजरिंग सिस्टम होता है, बेसिकली टाइप ऑफ सिस्टम के बारे में। सिस्टम, तो वो सिस्टम कितने प्रकार का होता है जो मेजरमेंट में इस्तेमाल किया जाता है। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सिस्टम। देयर इज MKS, ठीक है, दूसरा हो जाएगा CGS और तीसरा हो जाएगा FPS, ठीक है गाइस। ये 3 तरह के सिस्टम होते हैं जो मेजरिंग में इस्तेमाल किया जाता है, जो मेजरमेंट में इस्तेमाल किया जाता है। अगर मैं पहले की बात करूं, MKS की बात करूं, तो वो सिस्टम जिसके अंदर मास और लेंथ और टाइम को बेसिकली, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये है मीटर, केजी और सेकंड। जब हम लेंथ को मीटर में और मास को केजी में और टाइम को सेकंड में मेजर करते हैं तो पहला सिस्टम कहलाता है MKS, जो कि यहाँ पे अभी मैंने ये जो तोड़ा है ये MKS सिस्टम है। दूसरा हो जाता है CGS। CGS सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। जब हम लेंथ को सेंटीमीटर में और जो मास है उसको ग्राम में और टाइम को सेकंड में तोड़ते हैं तो वो आपके पास सेकंड जो है दैट इज कहलाता है CGS सिस्टम। और FPS का मतलब होता है जब हम दैट इज लेंथ को फुट में और उसके बाद जो है मास को पाउंड में और जो है टाइम को सेकंड में मेजर करते हैं तो हमारे पास कहलाता है FPS सिस्टम। सो बेसिकली ये 3 तरह के सिस्टम होते हैं। इनका इंपॉर्टेंस तब है जब हम डायमेंशंस पढ़ते हैं और डायमेंशंस में जब कन्वर्जन आता है फ्रॉम वन फिजिकल क्वांटिटी टू अनदर फिजिकल क्वांटिटी, जब हम एक भौतिक राशि से दूसरे भौतिक राशि में परिवर्तन करते हैं तब जाके इनका थोड़ा सा हमारे पास एप्लीकेशंस आता है। और ज्यादातर हमारे पास जो फिजिक्स में जो क्वांटिटीज दी रहती हैं वो सब के सब MKS में होती हैं। ऑलमोस्ट कहीं कहीं CGS इन्वॉल्व होता है और नेग्लिजिबल अमाउंट में FPS इस्तेमाल किया जाता है। सो गाइज हम देख लेते हैं अगला कि हम लोग जो मेजरमेंट में इस्तेमाल करते हैं जो मल्टीप्लायर होता है, वो मल्टीप्लायर जो प्रीफिक्स और सरफिक्स होते हैं वो बेसिकली क्या है और उनको क्या पढ़ते हैं, वो हमारा अगला है। तो बच्चों हमारे पास प्रीफिक्स है जिसको बेसिकली हम लोग मल्टीप्लायर भी कहते हैं। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड को जब अपन लिखते हैं, जैसे मैंने फोर्स को लिखा 10 किलो न्यूटन, तो जो किलो शब्द है दैट इज प्रीफिक्स है। और किलो तो 10 टू द पावर कितना होगा, मेगा तो 10 टू द पावर कितना होगा। तो इस तरह के जो फिजिकल क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करने के लिए उससे पहले लगाया गया जो बेसिकली जो मल्टीप्लायर होता है उसी को अपन प्रीफिक्स कहते हैं। सो बच्चों यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारे पास प्रीफिक्स हैं, जो मल्टीप्लायर है, बेसिकली वो कैसे कैसे पावर की वैल्यू चेंज हो रही है और उसके अकॉर्डिंग इनके सिंबल भी क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। बेसिकली इनको क्या पढ़ते हैं, जैसे 1 पावर होता है तो दैट इज अ डेका होता है, दैट इज अ DA। और अगर यही आपके पास 2 पावर होता है तो इसे हेक्टो पढ़ते हैं। अगर 3 पावर है तो दैट इज अ किलो पढ़ते हैं। उसके बाद देखो इसका सिंबल को भी देखो, दैट इज अ स्मॉल के या फिर के रिप्रेजेंट कर सकते हो, दैट इज। और आपके पास मेगा 10 टू द पावर 6 है, फिर यहाँ पे दैट इज कैपिटल M, और यहाँ गीगा 10 टू द पावर 9 दैट इज अ कैपिटल G, और ये आपके पास टेरा 10 टू द पावर 12 और दैट इज अ कैपिटल T, और पेटा दैट इज 10 टू द पावर 15 और दैट इज अ कैपिटल P, और लास्ट में एक्सा 10 टू द पावर 18 है और इसको रिप्रेजेंट करते हैं E से। सिमिलरली यही आपका जो है, अगर हम इसके पावर को माइनस कर दें तो इसके जो है जो प्रीफिक्स का जो प्रोनाउंसिएशन है, बेसिकली जो सिंबल और ये दोनों बदल जाएंगे। जैसे कि अगर -1 कर दिया तो ये डेसी बन गया, दैट इज ए स्मॉल d। अगर मैंने -2 कर दिया तो सेंटी बन गया, दैट इज ए स्मॉल c।
मिली कर दिया तो -3 हो जाएगा स्मॉल m, माइक्रो कर दिया 10 टू द पावर -6 म्यू बन जाएगा, नैनो कर दिया 10 टू द पावर -9 n बन जाएगा, पिको कर दिया 10 टू द पावर -12 स्मॉल p बन जाएगा, उसके बाद फेम्टो कर दिया 10 टू द पावर -15 स्मॉल f, और लास्ट में एटो कर दिया दैट इज 10 टू द पावर -18 और स्मॉल a बन जाएगा। लेकिन मैं एक चीज आपको जो रिकमेंड करना चाहता हूं वो ये है कि हमारे जो एग्जाम में पूछा जाता है ऑलमोस्ट यहीं तक पूछा जाता है, दैट इज 13 तक, परफेक्ट ये, ठीक है, यहां तक पूछा जाता है। और सिमिलरली इसमें भी हमारे पास जो क्वेश्चन आते हैं ऑलमोस्ट ये यहीं तक आते हैं। ये दो बहुत रेयर केस में मिलते हैं, ना के बराबर मिलते हैं। तो आपको जो याद रखना है वो सिंपल यहीं तक याद रखना, और उसमें जो फिजिक्स में इस्तेमाल किया जाता है दैट इज सेंटीमीटर से लेके यहां तक 9 तक, ठीक है ना, दैट इज सेंटी, मिली, माइक्रो और नैनो तक, ठीक है ना। सिमिलरली इसमें भी वही है, हमारे पास ज्यादा से ज्यादा हेक्टो इस्तेमाल कर लिया जाता है, किलो इस्तेमाल किया जाता है, और मेगा और दैट इज गीगा, ठीक है ना। सो आप लोग इस पे ज्यादा फोकस करो कि आप लोग सिर्फ यहां तक कर लो, उसमें भी खासकर ये जो 3-4 स्टार्टिंग के जो लाइंस हैं इन पे ध्यान रखो, और यही प्रीफिक्स है। एग्जांपल के रूप में अगर मैं आपको बोलूं कि दैट इज अ प्रेशर, तो प्रेशर को अगर मैं P इक्वल टू यहाँ पे 10 किलो पास्कल्स लिख दिया, इसका मतलब है 10 इंटू 10 टू द पावर 3 पास्कल्स। तो ये 10 टू द पावर जो 3 है बेसिकली, इसको आप यहां देख सकते हो 10 टू द पावर 3 दैट इज अ किलो, और K से रिप्रेजेंट किया, दैट इज अ K रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड को लिखने का एक तरीका होता है जो कि प्रीफिक्स कहलाता है, अदर लैंग्वेज में उसे मल्टीप्लायर भी कहते हैं गाइस, ठीक है। सो हमारा अगला जो टॉपिक बनेगा वो बन जाएगा कि जो यूनिट्स हैं बेसिकली उनके प्रैक्टिकल जो वैल्यू होती है वो क्या है, उसके बारे में देखते हैं। तो बच्चों जो प्रैक्टिकल यूनिट होती है बेसिकली, उस प्रैक्टिकल यूनिट में हम लोग जो जो ज़्यादातर जो फिजिक्स में यूज होने वाली क्वांटिटी है, जैसे कि लेंथ है, मास है और इधर टाइम है, तो इसकी जो प्रैक्टिकल यूनिट होती है उसके बारे में हम थोड़ा सा यहाँ डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसका काफ़ी इंपॉर्टेंस है हम जब कैलकुलेशन करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि हम लेंथ की बात कर लेते हैं, तो जैसे 1 फर्मी, तो अभी पीछे वाला जो हमने अभी देखा था लेक्चर, उस लेक्चर में यही था कि जो फर्मी है उसको बेसिकली अपन कितना लिखते हैं 10 टू द पावर -15 मीटर, और 1 एक्सरे यूनिट जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं XU से भी, तो इसको हम लोग XU भी लिखते हैं। तो 1 XU इक्वल्स टू 10 टू द पावर -13 मीटर। और बेसिकली एस्ट्रोनॉमिकल या एस्ट्रॉन्ग जो होता है बेसिकली, आई एम सॉरी, 1 एंगस्ट्रॉम, तो 1 एंगस्ट्रॉम को तो सभी लोगों को पता है कि 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10 टू द पावर -10 मीटर होता है। लेकिन अगर मैं इसको कन्वर्ट करूं तो देयर इज, इसको ऐसे भी लिख सकता हूं 10 टू द पावर -8 सेंटीमीटर, और इसको और भी मैं कन्वर्ट करूंगा तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर -7, ये हो जाएगा मिलीमीटर, ये हो जाएगा आपके पास कंप्लीटली। इसको अगर मैं चेंज करना चाहूंगा इस, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं देयर इज अ 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10 टू द पावर -7 mm, और mm इसको तोड़ूंगा तो ये लिख सकता हूं 0.1 माइक्रो mm, ठीक है गाइस। इसके फॉर्म में हम क्या कर सकते हैं, इसको तोड़ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोग जो है 10 टू दी 1 पावर को लिख सकते हैं 0.01, और 10 टू दी पावर -6 को लिख सकते हैं दैट इज माइक्रोमीटर, जो कि मैंने वहां पे ऑलरेडी इंडिकेट कर दिया है। सो इसी को 1 एंगस्ट्रॉम को बेसिकली हम इसके फॉर्म में भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब हमारे पास जो अगला है वो है माइक्रोन, तो 1 माइक्रोन को हम जो है 1 माइक्रोमीटर बेसिकली पढ़ते हैं, और वो 10 टू द पावर -6 मीटर के बराबर होता है। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो बेसिकली होता है उसको हम लोग कहते हैं 1 AU, और 1 AU जो होता है दैट इज 1.49 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर के बराबर होता है। अप्रॉक्सीमेटली जब मैं इसको लिखूंगा तो 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर। और इसको गाइज एक चीज ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर मुझे किलोमीटर में लिखना रहा तो क्या करूंगा, देयर इज अ 1.5 इंटू 10 टू द पावर 8, देयर इज नथिंग किलोमीटर। हम इसके फॉर्म में भी क्या कर सकते हैं, इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो कि 1 जो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो है 1.5 इंटू 10 टू द पावर 8 किलोमीटर के इक्वल होता है। कहीं कहीं पे इसी को अप्रॉक्सीमेटली केवल 10 टू द पावर 8 किलोमीटर ही रखते हैं, तो आप इस चीज को भी ध्यान रखेंगे।
वन लाइट ईयर जो होता है बेसिकली वो होता है आपके पास 9.46 इंटू 10⁻, दैट इज 15 मीटर। और इसको अपन जो है मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इसमें से 3 पावर कम हो जाएगा, जो कि 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर बचेगा। और वैसे ही 1 पार्सेक, तो पार्सेक इक्वल टू होता है देयर इज 3.26 टाइम्स ऑफ लाइट ईयर। तो गाइज अगर एक लाइट ईयर की वैल्यू हमारे पास इतना है तो 3.26 लाइट ईयर, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो कंप्लीटली 1 पार्सेक की वैल्यू मीटर में निकल जाएगी। ठीक है, और अगर किलोमीटर में कन्वर्ट करना होगा तो हम 3 पावर डिडक्ट कर देंगे और किलो में कन्वर्ट कर देंगे, तो 1 पार्सेक की वैल्यू बेसिकली किलोमीटर में निकल जाएगी। तो अगर आप पार्सेक को लाइट ईयर में कन्वर्ट कर लिए तो 1 लाइट ईयर की वैल्यू अगर आपको पता है तो आप इजीली जो है इसको मीटर या किलोमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो ये हमारे पास कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स हैं किसके, दैट इज लेंथ के। सिमिलरली हम लोग मास के बारे में देख लेते हैं। तो मास के बारे में देखूंगा तो जैसे यहाँ पे हमारे पास मास है, तो मास का जो यूनिट्स होता है जैसे कि 1 CSU, जिसको हम चंद्रशेखर यूनिट भी कहते हैं। तो 1 चंद्रशेखर यूनिट बराबर होता है 1.4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ सन। बेसिकली यहाँ पे जो ms है ये हमारे पास कुछ नहीं है, इसको हम लोग लिखते हैं देयर इज ms नथिंग, ये हमारे पास होता है मास ऑफ सन। और इसकी जो वैल्यू होती है देयर इज 2 इंटू 10⁻, देयर इज नथिंग 30 kg के ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेट होता है। ठीक है, मास ऑफ सन की जो वैल्यू है वो 2 इंटू 10⁻30 kg के अप्रोक्सीमेटली होता है। तो 1 चंद्रशेखर यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2.8 इंटू 10⁻30 kg के ऑलमोस्ट इक्वल बनेगा। सिमिलरली 1 मैट्रिक टन, तो 1 मैट्रिक टन की जो वैल्यू होती है गाइस वो कुछ नहीं 10⁻3 देयर इज अ केजी के बराबर होता है। ठीक है ना, 10⁻3 kg मींस 1000 kg। और 1 क्विंटल जो होता है वो 10⁻2 kg के बराबर होता है। ध्यान रखिए यहाँ पे पावर इस पे 3 होगा, इस पे 2 होगा, इसमें 100 kg को 1 क्विंटल और 1000 kg को 1 मैट्रिक टन कहते हैं। हमारे पास ऐसा ही सिमिलरली 1 एटॉमिक मास यूनिट को बेसिकली हम लोग लिखते हैं, जिसको हम लोग 1 AMU लिखते हैं। और जो एटॉमिक मास यूनिट होता है वो जो है 1.67 इंटू 10⁻⁻20 टाइम्स ऑफ मास ऑफ न्यूट्रॉन या प्रोटॉन के बराबर होता है। तो बेसिकली यहाँ पे देख सकते हैं कि 1.67 इंटू 10⁻⁻27 और टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। बेसिकली न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का, अगर न्यूट्रॉन का मास आपको पता है और प्रोटॉन का मास बेसिकली आपको पता है तो उसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसके ऑर्डर में आपके पास क्या हो जाएगा, 1 एटॉमिक मास यूनिट की वैल्यू बन जाएगी। सिमिलरली गाइज ये जो हमारे पास मास का जो प्रैक्टिकल यूनिट है जो बेसिकली हमारे नॉर्मली फिजिक्स में कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में आ जाता है। अब हम देखते हैं हमारे पास है टाइम का प्रैक्टिकल क्या होता है। तो जैसे ईयर की वैल्यू है, तो ईयर क्या होता है, दैट इज अ टाइम टेकन बाय अर्थ टू कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन अराउंड द सन। जैसे सन के चारों तरफ एक चक्कर लगाने में पृथ्वी द्वारा कितना टाइम लिया जाता है वो कंप्लीटली 1 ईयर कहलाता है। अब आ जाते हैं लूनर मंथ के बारे में। बेसिकली लूनर मंथ क्या होता है, सो इट इज द टाइम टेकन बाय मून टू कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन अराउंड द अर्थ इन इट्स ऑर्बिट। मतलब चंद्रमा को अपने ऑर्बिट में ही रह के पृथ्वी के चारों तरफ एक कंप्लीट चक्कर लगाने में जो टाइम लिया जाता है वो कहलाता है लूनर मंथ कहलाता है। बेसिकली 1 लूनर मंथ को हम लोग लिख सकते हैं 1 लूनर मंथ जो होता है वो होता है 27.3 डेज के बराबर होता है गाइस। ठीक है ना, सो 1 लूनर मंथ को हम यहाँ नोट कर सकते हैं 1 लूनर मंथ इक्वल टू 27.3 डेज। ठीक है, अब हम आ जाते हैं यहाँ पे हमारे पास जो बनेगा दैट इज अ सोलर डे क्या होता है। तो सोलर डे बेसिकली टाइम टेकन बाय अर्थ टू कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन। ठीक है ना, 1 नहीं एक्चुअली 1 रोटेशन गाइज। अपने एक्सिस पे जो 1 रोटेशन कंप्लीट जो करता है उसमें कितना समय लिया जाता है वो कहलाता है सोलर डे। सो मैं आपको कंप्लीट कर दूं कि जो हमारे पास 1 देयर इज नथिंग सोलर ईयर जो होता है, 1 सोलर ईयर जो होता है बच्चों वो होता है देयर इज अ 365 एक्चुअली 365.25 देयर इज नथिंग
सोलर डेज के बराबर होता है। एक्चुअली ये एवरेज सोलर डेज के बराबर होता है, ठीक है ना। सो वन सोलर ईयर इक्वल टू कितना होता है 365.25 एवरेज सोलर डे के बराबर होता है। अब अगर मैं यहां से कि वन एवरेज सोलर डे की वैल्यू निकालूं, अगर वन एवरेज सोलर डे की वैल्यू निकालूं मैं, तो कितना बन जाएगा बच्चों, 1 डिवाइडेड बाई 365.25 देयर इज अ सोलर ईयर। ये हमारे पास क्या बन जाएगा फॉर्मूला। सो वन एवरेज दैट इज सोलर डे की जो वैल्यू है वो 1 अपॉन ऑफ 365.25 दैट इज सोलर ईयर के इक्वल होता है। अब मैं इसको थोड़ा सा और आसान भाषा में बता दूं कि जो सोलर डे होता है बेसिकली, तो आप लोगों ने देखा होगा कि हर डे जो टाइम होता है वेरिएशन सनसेट और सनराइज का वो अलग अलग होता है। तो टाइम डे बाय डे वेरी करता है, तो हम लोग क्या करते हैं कि पूरा एक एवरेज सोलर डे निकाल लेते हैं। और वो जो एवरेज सोलर डे होता है बेसिकली, वो एवरेज सोलर डे डिफाइन करता है कि सोलर ईयर कितना होगा। जो सोलर ईयर है उसको अपन लिख देते हैं कि 365.25 जो एवरेज सोलर डे के बराबर हुआ। और फिर हम वहां से वन एवरेज सोलर डे की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं जो कि ईयर के फॉर्म में आ जाता है। तो ये हमारे पास कुछ जो है टाइम का जो है प्रैक्टिकल यूनिट्स है। इसके आगे भी हमारे पास है जो कि साइड रियल है, और दो यूनिट्स हैं उसको देखते हैं। तो बच्चों जैसा कि हमारा अगला टॉपिक था दैट इज अ साइड रियल डे, जो कि हम प्रैक्टिकल यूनिट डिस्कस कर रहे थे उसी का अगला है। और जो वन साइड रियल डे जो होता है वो बच्चों होता है कि अर्थ द्वारा अपने एक्सिस पे वन रोटेशन कंप्लीट करने में जो लिया गया टाइम, अगर वो टाइम सन के अबाउट है तो बेटा वो कहलाता है सोलर डे। और अगर वो टाइम किसी दूसरे स्टार के अबाउट है जो कि उसके आगे हो या पीछे हो, किसी दूसरे स्टार के अबाउट अगर उसका वही कंप्लीट रोटेशन का जो टाइम है वो कहलाता है साइड रियल डे। देखो यहाँ पे टाइम टेकन बाय अर्थ टू कंप्लीट वन रोटेशन अबाउट इट्स एक्सिस विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंट स्टार, किसी दूसरे स्टार प्लैनेट के अबाउट अगर उसका टाइम हम कैलकुलेट करें कि वो अपने एक्सिस पे वन रोटेशन कंप्लीट कर रहा है लेकिन किसी और के अबाउट, तो वो कहलाता है दैट इज साइड रियल डे। सो वन सोलर ईयर जो होता है बच्चों वो होता है आपके पास 366.25 दैट इज साइड रियल डे के बराबर होता है। ठीक है बच्चों, ये होता है साइड रियल डे के बराबर होता है। सो अब हम लोग पिछले अभी जस्ट इसके पीछे वाला जो लेक्चर था उसमें हमने देखा कि जो वन सोलर ईयर होता है वो तो 365.25 जो है एवरेज सोलर डे के बराबर होता है। देयर इज नथिंग, एवरेज सोलर डे के बराबर होता है, सोलर डे के बराबर होता है। तो इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं क्या कि जो एक जो साइड रियल डे होता है, एक जो साइड रियल डे होता है वो लेस देन होता है किससे, वन जो है एक्चुअली वन जो है एवरेज हमारे पास सोलर डे से। यही हम बोल सकते हैं ना कि जो वन साइड रियल डे है वो लेस देन दैट इज वन एवरेज सोलर डे के तुलना में। ठीक है ना। और हम लोग दूसरा देख सकते हैं कि वन शेक क्या होता है बेसिकली। तो शेक जो होता है ये आपके पास एब्सोल्यूट एंड प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ टाइम होता है बेसिकली, एब्सोल्यूट बट प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ टाइम। सो वन शेक की जो वैल्यू होती है, देयर इज अ वन शेक की जो वैल्यू होती है बच्चों वो होता है 10 टू द पावर -8 सेकेंड, विच मीन्स 10 टू द पावर -8 सेकेंड के बराबर होता है। सो इसका जो एग्जैक्टली कोई डेफिनेशन की जरूरत नहीं है क्योंकि इसको बस ऐसे डिफाइन किया जाता है कि वन शेक इक्वल टू इट इज नथिंग एब्सोल्यूट एंड प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ टाइम विच इज वन शेक इक्वल टू दैट इज अ 10 टू द पावर -8 सेकेंड। सो ये था हमारा कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स के कंक्लूजन। और हमारे इस जो यूनिट मेजरमेंट फंडामेंटल का जो पहला लेक्चर है ये कंप्लीट हुआ। हमारा दूसरा लेक्चर में हम डायमेंशंस के बारे में डिस्कस करेंगे, कन्वर्जन क्वांटिटीज के की कॉन्सेप्ट देख रहे हैं। चूंकि हमारा रिवीजन चल रहा है तो आप इसको रिवीजन के तौर पे ही लें तो अच्छा रहेगा। हमने यहाँ पे किसी के जो है डिटेल्स के बारे में डिस्कशन नहीं किया, हमने आपको बस
क्विक रिवीजन का एक तरीका दिया है। हमारा दूसरा लेक्चर जो होगा वो डायमेंशन से रिलेटेड होगा, कन्वर्जन से रिलेटेड होगा, और सिग्निफिकेंट फिगर, लीस्ट काउंट, ऑल दिस थिंग्स वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। सो नीट के लिए गुड लक बच्चों, और आई होप कि आप लोग इस लेक्चर को काफी अच्छे तरीके से एंजॉय कर रहे हो और सीख रहे हो बहुत कुछ, और आपके भविष्य के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद।